गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज यूनिट 4 शुरू हो रहा है। यूनिट 4 में ये सारे के सारे कंटेंट हैं। पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये प्राइमरी एलिमेंट जो होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो किया जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है सहजीवी, जो भी सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनके बारे में। फिर सहचारी के तरीके से कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एसिम्बायोटिक मतलब असहजीवी तरीके से कैसे नाइट्रोजन फिक्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अजोला जो कि एक फर्न है, वो कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है। नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो, जिसको कि साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है। फ्रैंकिया कैसे नाइट्रोजन फिक्स करता है। फिर फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में लाने वाले जो भी सूक्ष्मजीव हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे। माइकोराइजा प्लांट्स के रूट और फंगस के बीच का एक एसोसिएशन होता है। जड़ों के आसपास का एरिया वो कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन या वो कैसे सूक्ष्मजीवों को प्रभावित करता है। पत्तियों के आसपास का एरिया कैसे प्रभावित करता है सूक्ष्मजीवों को, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन सिक्रीट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट को भी किल करने का काम करते हैं। अनअवेलेबल फॉर्म में कोई एलिमेंट होता है उसको अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं। जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट रहते हैं उसको उन लोग अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। इसीलिए उनको बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जड़ के आसपास रहते हैं और सॉइल में रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे। आज का टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र। जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होता है? जैव उर्वरक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कि सक्रिय जीवित सूक्ष्म जीव एक निश्चित वाहक में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल हो। वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता हो, प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करता हो और जितना भी प्लांट रेसिड्यू है, कार्बनिक पदार्थ है, उसका डिग्रेडेशन में हेल्प करे। वो कहलाता है बायो फर्टिलाइज़र। मतलब कि बायो फर्टिलाइज़र में एक जीवित सूक्ष्मजीव होना चाहिए, वो एक निश्चित वाहक में होना चाहिए। सूक्ष्मजीव का जो भी कंसंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहना चाहिए और प्लांट की ग्रोथ में वो हेल्प करे, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे और सारे प्लांट रेसिड्यू जो भी अवेलेबल हैं उनको डिकम्पोज करे। ऐसा कोई भी पदार्थ कहलाता है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला ये है कि जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो सॉइल को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो हार्म भी करता है। लेकिन जो बायो फर्टिलाइज़र है वो हार्म नहीं करता, वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है सॉइल पे, प्लांट पे। जैव उर्वरक बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है, ज़्यादा मात्रा की उसको आवश्यकता नहीं रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये करता है। जितने भी ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहे न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉस्फोरस, उसको वो हेल्प करता है सोल्यूबलाइजेशन में। ढेर सारे ऐसे पदार्थ रिलीज करता है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ हो। और ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क बहुत कम होता है। जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं वो चट्टान को अपघटित कर सकते हैं, उनका विघटन कर सकते हैं और जितने भी अवेलेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में ला सकते हैं। सॉइल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, जड़ अच्छे से विकास करे। तो ये सारे फायदे होते हैं बायो फर्टिलाइज़र के। हानिकारक जितने भी पदार्थ हैं, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड, ढेर सारे केमिकल इफ्लुएंट्स, वो सारे के सारे को ये अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ जो हैवी मेटल्स हैं उनको वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के।
बायो फर्टिलाइज़र का ये एक ब्रीफ समरी फॉर्म में अवेलेबल है। तो बायो फर्टिलाइज़र में बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। कमर्शियली नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरस बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले भी बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। आजकल पोटेशियम बायो फर्टिलाइज़र, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइज़र, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि सोल्यूबलाइज करने में हेल्प करते हैं जिंक को अवेलेबल फॉर्म में लाने में, वो सारे के सारे बायो फर्टिलाइज़र अभी अवेलेबल हैं। मेनली अभी फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया ये करंट अभी टॉपिक है जो कि जिस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहजीवी और एक असहजीवी। सहजीवी जो प्लांट के साथ रहता है और प्लांट को वो कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, प्लांट उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, होम प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें वो नाइट्रोजन फिक्स कर सके, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे असहजीवी जो रहता है इसमें प्लांट ज़रूरी नहीं रहता किसी भी सूक्ष्म जीव की जीवन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वो या तो एसोसिएट हो सकता है प्लांट के साथ या तो फ्रीली अवेलेबल होगा सॉइल में। तो सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कुछ नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते। नोड्यूल एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो प्लांट में अवेलेबल होता है, गांठ की तरह स्ट्रक्चर है जो कि रूट हेयर्स में पाया जाता है, जिसमें कि सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो कुछ नाइट्रोजन नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करते। नोड्यूल फॉर्मेशन कुछ रूट्स में करते हैं, कुछ स्टेम में करते हैं। रूट में जब नोड्यूल फॉर्मेशन होता है तो कुछ लेग्यूम प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, कुछ जो लेग्यूम प्लांट नहीं रहते उनमें नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। लेग्यूम प्लांट क्या होता है? चना, मटर, अरहर, ये सारे पौधे लेग्यूम प्लांट होते हैं। पल्स क्रॉप जितने भी होते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। तो लेग्यूम क्रॉप में मेनली राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सारे लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र ही यूज़ होता है। नॉन लेग्यूम क्रॉप्स में जो मेनली एक फ्रैंकिया है जो कि फॉरेस्ट ट्रीज में नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, ये एक एक्टिनोमाइसिटीज है। दूसरा राइजोबियम का एक स्ट्रेन जो है वो भी एक ट्री के साथ नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, ये एक्सेप्शन है। और पायरसपोनिया नाम का जो प्लांट है वो एक्सेप्शन है जिसमें राइजोबियम इन्फेक्ट करके नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, वरना हमेशा जो राइजोबियम है वो लेग्यूम्स में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद फिर स्टेम में सस्बेनिया जो प्लांट है उसमें एजोराइजोबियम जो है वो स्टेम में नोड्यूल फॉर्मेशन करता है। सस्बेनिया भी एक लेग्यूमिनस प्लांट ही है लेकिन इसमें स्टेम में नोड्यूल फॉर्मेशन करता है राइजोबियम। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं करते, फिर भी सिम्बायोटिक तरीके से, सहजीवी तरीके से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसमें आता है अजोला, एनाबेना। अजोला एक फर्न है और एनाबेना एक साइनोबैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल। इन दोनों एसोसिएशन में रहते हैं। अजोला शेल्टर प्रोवाइड करता है एनाबेना जो कि एक साइनोबैक्टीरिया उसको, और साइनोबैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक नोड्यूल फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरे नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सहजीवी में। अब असहजीवी जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें एक तो फ्री लिविंग होते हैं जो कि मृदा में ऐसे ही उपस्थित होते हैं, उनको कोई भी प्लांट की आवश्यकता नहीं रहती अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, प्लांट के साथ एसोसिएट होके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो फ्री लिविंग में एजिटोबैक्टर, बेजरिंकिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक तरीके से भी नाइट्रोजन फिक्स करता है और फ्री लिविंग तरीके से भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा सिम्बायोटिक तरीके से ही नाइट्रोजन फिक्स करे। एजोस्पेरिडम, एजिटोबैक्टर, बेजरिंकिया ये सब जो हैं वो मेनली सीरियल क्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सीरियल क्रॉप, ग्रासेस, फॉडर क्रॉप, इसमें मेनली इन लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं।
दूसरा जो मेन एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बायो फर्टिलाइजर के रूप में, फॉस्फोरस जैव उर्वरक के रूप में फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कार्य है कि चट्टान या फिर मृदा जिसमें कि ऑर्गेनिक फॉर्म में फॉस्फोरस हो या अनअवेलेबल फॉर्म में फॉस्फोरस हो, तो ये सूक्ष्म जीव उस ऑर्गेनिक फॉर्म या अनअवेलेबल फॉर्म पे क्रिया करते हैं, या तो एसिड रिलीज करते हैं या तो ह्यूमिक एसिड रिलीज करते हैं, चिलेट बनाते हैं, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसको अवेलेबल फॉर्म में कर देते हैं। तो ये फॉस्फोरस सॉल्युबलाइज करके घुलनशील बना के वातावरण में उपस्थित करवाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैसिलस पॉलीमिक्सा नाम का बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा नाम का बैक्टीरिया और एस्परजिलस अवामोरी नाम का फंगस। एक होता है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर। फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर में आता है मेनली माइकोराइजा। फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग जो बायोफर्टिलाइजर है वो मेनली क्या करता है कि ग्रेटर डेप्थ पे, बहुत ज़्यादा गहराई पे अगर फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर्म पे है या कहीं दूरी पे फॉस्फोरस अवेलेबल फॉर्म पे है तो उसको वो अवेलेबल करवाता है प्लांट्स को। माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट्स की जो जड़ होती है उनके बीच का एक एसोसिएशन है। तो माइकोराइजा जब एसोसिएशन बनाता है तो जड़ और बड़ी हो जाती है और विस्तृत उनका आकार हो जाता है, तो गहराई से भी फॉस्फोरस ले लेते हैं। तो इसमें मेनली माइकोराइजा आता है फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग में। कार्बनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको डिकम्पोज करने वाले भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जो सेलुलोज को डिग्रेड करते हैं उसको बोलते हैं सेलुलाइटिक बायोफर्टिलाइजर, और जो लिग्निन रिच कंपाउंड को डिग्रेड करते हैं वो लिग्नोलाइटिक बायोफर्टिलाइजर कहलाते हैं। सेलुलोज, लिग्निन ये सब प्लांट का कंपोनेंट है। सेलुलोज अगर किसी पौधे में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है तो वो बहुत जल्दी से विघटित हो सकता है, जल्दी से डिकम्पोज हो सकता है। लिग्निन डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लिग्निन डिकम्पोज होने में टाइम किस लिए लेता है? क्योंकि उसका जो मेन फॉर्मूला होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसमें एक एलिमेंट मिसिंग होता है, जिसके कारण लिग्निन डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये सब जो सूक्ष्म जीव हैं ये लिग्निन डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। एगेरिकस, पॉलीपोरस, फोम्स, ये सारे लिग्निन डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। मेनली फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस जो रहता है वो लिग्निन डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, और एक्टिनोमाइसिटीज लिग्निन डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। ये सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल या रेजिस्टेंट कंपोनेंट होता है प्लांट का, लिग्निन। कुछ कमर्शियल जैव उर्वरक जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं वो है राइजोनिक। राइजोनिक जो होता है इसमें, ये राइजोबियम का एक स्ट्रेन है। राइजोबियम का मेनली 7 स्ट्रेन है जो 7 अलग अलग प्रकार के प्लांट को इन्फेक्ट करता है और नोडल फॉर्मेशन करता है। तो राइजोनिक जो है, जो भी राइजोबियम रिच बायोफर्टिलाइजर है वो राइजोनिक के नाम से सेल होता है कमर्शियली। एजोटोबैक्टर का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है उसको एजोनिक बोलते हैं। एजोस्पायरिलम का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है उसको स्पायरोनिक बोलेंगे। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जो भी बैक्टीरिया वाला कमर्शियल प्रोडक्ट है वो फॉस्फोन्यू है। सल्फर को ऑक्सीडाइज करने वाला जो है वो सल्फोनिक है। फॉस्फोरस और सल्फर का कंबाइंड एक बायोफर्टिलाइजर है जो फॉस्फोसल्फोनिक है। जितने भी कार्बनिक पदार्थ उनको डिकम्पोज करने के लिए भी जो बायोफर्टिलाइजर होता है उसको बोलते हैं निकू 2000। जो ट्राइकोनिक है वो एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कमर्शियली अवेलेबल है, और वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक बायोफर्टिलाइजर है जिसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियली अवेलेबल है। इनके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल हैं। लेकिन बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्यों बायोफर्टिलाइजर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ कि वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उस पर हावी हो सका। केमिकल फर्टिलाइज़र आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो किस लिए हम लोग बायोफर्टिलाइज़र को प्रैक्टिकली एक ब्रॉड स्केल पे नहीं यूज़ कर सकते। सबसे बड़ा जो लैक्यूना है, जो ड्रॉबैक है, वो है स्ट्रेन का। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है वो हर क्रॉप के लिए स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि राइजोबियम वो सिर्फ लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए स्पेसिफिक है। एजोस्पेरिलम है वो सीरियल क्रॉप के लिए स्पेसिफिक है। जो ट्रैंकिया है वो
एक्टिनोराइजल जो प्लांट है उनके लिए है, माइकोराइजा भी स्पेसिफिक है प्लांट के लिए। तो इस तरीके से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्लांट के लिए अवेलेबल है। तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सारे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके, या वाइड होस्ट रेंज वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बायो फर्टिलाइजर को कमर्शियली अवेलेबल करवाने के लिए। दूसरा है क्वालिटी ऑफ कैरियर मटेरियल। कैरियर क्या होता है? कैरियर एक पर्टिकुलर वाहक जो होता है, एक मीडियम होता है जिसमें कि कोई भी सूक्ष्म जीव को हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। सूक्ष्म जीव जब एक बायो फर्टिलाइजर का फॉर्म लेता है तो सूक्ष्म जीव को हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, उनको एक पर्टिकुलर वाहक मटेरियल में ग्रो करवाना होता है जिसमें कि वो कुछ समय सीमा तक जीवित रहते हैं और उसको हम लोग मार्केट में फिर सेल करते हैं। पीट, लिग्नाइट, ये सब जो है वो कैरियर मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। एल्जीनेट, चारकोल, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट कर देते हैं। वो जो भी पीट, लिग्नाइट, चारकोल रहता है ये एज अ फूड मटेरियल एक्ट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जो भी बायो फर्टिलाइजर रहती है उसकी एक डेफिनेट शेल्फ लाइफ रहती है, किसी की 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ मैक्सिमम की शेल्फ लाइफ रहती है। उसके बाद हम लोग बायो फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं कर सकते। तो एक अच्छा कैरियर मटेरियल भी होना ज़रूरी है। अगर कैरियर मटेरियल अच्छा नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो बायो फर्टिलाइजर इफेक्टिव नहीं रहेगा। एक अच्छा कैरियर मटेरियल जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, वो अपने आप डिग्रेड हो जाने वाला रहना चाहिए, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और वो एक बफर मटेरियल रहना चाहिए। उसका पीएच जो है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, एसिडिक पीएच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसिडिक पीएच पे बैक्टीरिया नहीं ग्रो होते, बस फंगस ग्रो होते हैं। तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और वो बायो फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं रहेगा। तो इंडिया में मेनली बायो फर्टिलाइज़र का जो कैरियर है वो भी अच्छा ना होने के कारण उतना कमर्शियली बायो फर्टिलाइज़र फेमस नहीं है। तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ इनोकुलेंट। इनोकुलेंट मतलब कि जो भी सूक्ष्म जीव हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसकी क्वालिटी कैसे है, उसका यूज़ करने का तरीका कैसे है। बायो फर्टिलाइज़र को 2 प्रकार से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो रूट्स को डिप कर दे बायो फर्टिलाइज़र के सोल्यूशन में, उसके बाद प्लांट को ग्रो करवा दें, या फिर सीड में मिक्स कर दे बायो फर्टिलाइज़र को और उसके बाद प्लांट ग्रो करें। तो ये प्रोसेस भी प्रॉपरली होनी चाहिए जिससे कि बायो फर्टिलाइज़र अच्छे से वर्क करे। बहुत सारा रिसर्च इसमें भी होना है, स्ट्रेन कौन सा यूज़ किया जा रहा है, कितनी कैपेसिटी है, कैसे इन्वायरमेंट में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी को। शेल्फ लाइफ जो होती है बायो फर्टिलाइज़र की वो 6 मंथ मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर कंडीशन नहीं मेंटेन करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं, जितना टेम्परेचर उसको शेल्फ लाइफ के लिए चाहिए रहता है उतना नहीं रहता है, तो बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और वो बायो फर्टिलाइज़र कोई काम का नहीं रहता, वो इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है बायो फर्टिलाइज़र के कमर्शियल एप्लीकेशन में। बायो फर्टिलाइज़र का डिमांड भी सीजनल होता है, क्योंकि क्रॉप के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र डालना होता है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए विंटर सीजन में बायो फर्टिलाइज़र चाहिए, तो एक ब्रॉड रेंज का बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं है, इसलिए भी बायो फर्टिलाइज़र कमर्शियली उसका पॉपुलरिटी नहीं है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ जैव उर्वरक है वो एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए सुटेबल होता है। जैसे फंगस वाला जो बायो फर्टिलाइज़र होगा वो थोड़ा एसिडिक सॉइल होगा, उसमें अच्छा से वर्क कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया वाले बायो फर्टिलाइज़र एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते। जहाँ पे सूखा हो वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर सकते। और अगर जलमग्न स्थिति हो तो जलमग्न स्थिति में जो एनाएरोबिक होगा अवायु वातावरण में जो सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया वाला बायो फर्टिलाइज़र होगा वो अच्छा कार्य करेगा, लेकिन जो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं वो वाले बायो फर्टिलाइजर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बायो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को। इतना प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं है, अच्छा वेल डेवलप्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण बायो फर्टिलाइजर्स उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। जो पैकेट्स होते हैं जिसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर को डालते हैं, उनका भी प्रॉपर तरीके से रखना, जिसमें धूप ना लगे, ज़्यादा तेज़ हवा ना हो, ये सारे भी अभी ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम लोग को ओवरकम करना है, ताकि बायो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन अच्छे से हो और वो वाइड स्केल पे उसका यूज़ हो सके। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि जैव उर्वरक की एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं, इसमें सबसे पहला है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो में जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सूक्ष्मजीव को बोलते हैं डायएज़ोट्रॉप्स। तो जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा रहेगा, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सूक्ष्मजीव उसमें बहुत ज़्यादा होंगे। अगर मृदा में या फिर कोई भी ऐसे कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहेगा, तब उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सूक्ष्मजीव ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसमें पहले जो नाइट्रोजन नहीं फिक्स करते हैं सूक्ष्मजीव, वो ग्रो करेंगे, वो पहले नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले सूक्ष्मजीव ग्रो करेंगे। तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बायो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को। राइजोबियम का स्ट्रेन, राइजोबियम के मेनली 7 स्ट्रेन होते हैं, तो वो स्पेसिफिक क्रॉप्स को ही ग्रो करते, स्पेसिफिक क्रॉप्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। अगर दूसरा राइजोबियम या कोई भी राइजोबियम किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो जो भी नोड्यूल बनता है वो इनइफेक्टिव नोड्यूल बनता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेसिटी नहीं रहती है। एजिटोबैक्टर मेनली फॉडर क्रॉप्स के लिए सुटेबल होता है। एजोस्पायरम सीरियल क्रॉप, ग्रासेस, इनके लिए सुटेबल होता है, जिसमें अलग अलग स्ट्रेन अलग अलग प्लांट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एजोस्पायरम ब्राजीलेंस जो है वो व्हीट और राइस के लिए अच्छा होता है। लाइपोफेरम कॉर्न के लिए सुटेबल है। मल्टीपल इनोकुलेशन, कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे अगर 2 से 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर दिया जाए और उसके बाद अप्लाई किया जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन इनकम्पेटेबल स्ट्रेन को मिक्स करके अगर हम लोग या फिर उसका मिक्सचर बना के हम लोग प्लांट में अप्लाई करते हैं, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, प्लांट ग्रोथ को हैम्पर भी कर सकती है। बायो फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी सॉइल में उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कैसे कैसे माइक्रोब्स प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर कोई एरोबिक बैक्टीरिया अवेलेबल है, स्पोर फॉर्म करने वाला बैक्टीरिया अगर अवेलेबल है, तो राइजोबियम का कंपटीशन उसके साथ होगा। जो भी ज़्यादा एक्टिवेट होगा वो दूसरे की ग्रोथ को हैम्पर कर देगा। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज और एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया राइजोबियम की ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उतना ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र अच्छा वर्क करेगा। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कार्बन के सोर्स की तरह वर्क करता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मॉइस्चर बहुत कम अगर होता है तो माइक्रोब्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते, बायो फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रही तो नाइट्रोजनस अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। नाइट्रोजनस एक एंजाइम है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें नाइट्रोजनस एंजाइम अवेलेबल होता है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन को एज अ स्टार्टर डोज देने में नाइट्रोजन फिक्सेशन इम्प्रूव होता है। लेटर स्टेज में, प्लांट की ग्रोथ की लेटर स्टेज में अगर नाइट्रोजन अप्लाई किया जाए तब नाइट्रोजन फिक्सेशन हैम्पर होगा, लेकिन अगर हम लोग शुरू में नाइट्रोजन डालें तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। फॉस्फोरस सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम राइजोबियम के सेल की मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनस एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट्रोजिनस की एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मोलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। एल्यूमिनियम डालने से नाइट्रोजन फिक्सेशन घटता है। मेनली
जो जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं वो 6.7 से 7.3 मीन्स स्लाइटली एसिडिक टू एल्केलाइन न्यूट्रल पीएच पे सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। लो पीएच रहा, एसिडिक इन्वायरमेंट रहा तो फंगल बायोफर्टिलाइजर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। बहुत हाई पीएच रहा तो कुछ बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज प्रॉपरली वर्क करते हैं। थैंक यू।